हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 5 का वन ऑफ द कोर पेपर दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग सिलेबस के बारे में देखेंगे कि क्या हमें पढ़ना है और कहाँ से हमें पढ़ना है, और उसके बाद फिर मैं आज की क्लास को स्टार्ट करूँ। ठीक है। जैसा कि पेपर के नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ग्रोथ रिलेटेड चीजें पढ़नी पड़ेंगी एज वेल एज बिजनेस साइकिल रिलेटेड चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। जो ये आपका पेपर है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल, ये टोटल 3 डिफरेंट यूनिट में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि शुरुआत के 2 यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट, ये आपको ग्रोथ रिलेटेड चीजें पढ़ाएंगी। और जो आपका लास्ट यूनिट है, इसमें आपको बिजनेस साइकिल रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी। ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ। ये रहा आपका यूनिट नंबर 1, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें बेसिकली करना क्या है आपको, कि कुछ टर्म्स आपको सीखने हैं रिलेटेड टू दी ग्रोथ, एज वेल एज कुछ डायग्राम्स, कुछ टेबल्स वगैरह गिवन है, जिसको आपको ऑब्जर्व करके कुछ फैक्ट्स के बारे में जानना है। सो नॉर्मली कुछ टर्म्स सीखने हैं, कुछ फैक्ट्स के बारे में जानना है, विद दी हेल्प ऑफ सम डायग्राम, सम टेबल्स, जो कि आपके रीडिंग्स में अवेलेबल होगा। तो मेनली आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके जो रीडिंग्स के चैप्टर में गिवन है, जो टेबल्स गिवन है, जो डायग्राम्स गिवन है, उसमें क्या चीजें दी गई है, उससे क्या आप कंक्लूड कर पा रहे हो। तो ये सब चीजें हमें चैप्टर नंबर 1 में, बेसिकली इस यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। और ये कहाँ से पढ़ना है, तो इसके लिए जॉन्स का आपको बुक लेना है, मतलब जो रीडिंग्स आपकी जॉन्स की लगी हुई है, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 1 करना है, एज वेल एज चैप्टर नंबर 3 का एक सेक्शन दैट इज 3.2 करना है। तो यूनिट नंबर 1 में ओनली आपको चैप्टर नंबर 1 करना है जॉन्स का पूरा, एज वेल एज एक सेक्शन करना है चैप्टर नंबर 3 से, जहां हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे एंड फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद जो आपका सेकेंड यूनिट है, इसमें क्या पढ़ोगे आप, तो इसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स पढ़ोगे रिलेटेड टू दी ग्रोथ। और ये यूनिट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर 5 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट तो है ही, एज वेल एज इन कमिंग फ्यूचर आप कभी भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम देते हो, तो वहां पे भी यूनिट नंबर 2 से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। जैसे कि यहाँ पे जो आप मॉडल पढ़ोगे, जैसे सोलो मॉडल आपको पढ़ना है, रोमर मॉडल पढ़ना है, और भी कई सारे मॉडल्स पढ़ोगे, जहाँ पे आप क्या सीखोगे कि किस तरीके से हम लोग मॉडल, या किस तरीके से हम लोग ग्रोथ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये चीजें यहाँ तो काम देगा ही देगा, सेमेस्टर 5 में तो इंपॉर्टेंट है ही है, एज वेल एज आगे भी आपको काम देगा। तो इन तीनों ही यूनिट में ना सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो दैट इज यूनिट नंबर आपका 2। और ये कहाँ से करना है, तो इसके लिए भी आपको जॉन्स की बुक को ही फॉलो करना है, जिसमें चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक आपको पढ़ना है। तो ओवरऑल देखा जाए, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि ग्रोथ के लिए आपको यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 फॉलो करना है, मतलब 2 यूनिट आपके लिए ग्रोथ का है। जो कहाँ से करना है, तो जॉन्स की बुक लेने हैं, उसको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक करना है। और जो आपका तीसरा यूनिट है, ये बिजनेस साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा ग्रोथ से अलग। और ये कहाँ से करेंगे, तो ये करेंगे हम लोग एक अलग ऑथर की बुक है, दैट इज कार्लिन, जिसका हम लोग चैप्टर नंबर 16 पढ़ने वाले। ओके। थोड़ा मैं वेटेज के बारे में बताऊं, तो जो आपका यूनिट नंबर 2 है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 50% वेटेज आपका जो है यहीं से रहेगा। मतलब जो आपका फाइनल पेपर बनेगा इस पेपर का, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल का, उसमें 50% वेटेज रहेगा आपके यूनिट नंबर 2। और रिमेनिंग 50% जो वेटेज रहेगा, वो आपके फर्स्ट एंड थर्ड यूनिट से रहेगा। तो आपको वेटेज से भी समझ में आ गया होगा कि यूनिट नंबर 2 कितना इंपॉर्टेंट है। ओके। अच्छा, इस पेपर, ये बेसिकली ये जो हम लोग पेपर पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल, ये क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक्चुअली में कर क्या रहे होंगे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या रहा होगा। नॉर्मली हमें ना कुछ चीजों के बारे में समझना है, कुछ चीजों के बारे में जानना है, और वो क्या है, आप, हमारे वर्ल्ड में कई सारे ऐसे कंट्री है जो बहुत स्ट्रांग है, और कई सारे ऐसे कंट्री है जो बहुत वीक है। और यू कैन से, आप ऐसा कह सकते हो कि कई सारे कंट्री है जो बहुत रिच है, और कई सारे कंट्री है जो बहुत पुअर है। तो रिच कंट्री कैसे इतना रिच है, और पुअर कंट्री कैसे इतना पुअर है, या क्यों पुअर है, इनके बीच में डिफरेंस हमें निकालना है। ये ऐसा क्यों है, ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, किस किस वजह से हो रहा है। जो रिच कंट्री है वो किस प्रोपोर्शन से ग्रो कर रही है, किस रेट से ग्रो कर रही है, जो पुअर कंट्री है वो किस रेट से ग्रो कर रही है, और इनके ग्रोथ में भी जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्यों है, इनके बारे में जानना है। तो मैं, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पूरे पेपर का यही है कि इन्हीं सब चीजों के बारे में आप थोड़ा डिस्कस करो, विद द हेल्प ऑफ सम टेबल डायग्राम। पहले ऑब्जर्व करो, चीजों को समझो जो ऑलरेडी हो चुका है, और जो चीज आप समझ पा रहे हो उसको किस तरीके से हम लोग मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, जैसे सोलो मॉडल गिवन है, रॉमर मॉडल गिवन है, उन सब चीजों को आप सीख। ठीक है। अच्छा, हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको पहला यूनिट, मतलब यूनिट नंबर 1 पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मैं यूनिट नंबर 2 पढ़ाऊंगा, और इसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 3 करेंगे, मतलब एक तरीके से सीक्वेंस वाइज हम लोग चलेंगे।
पहले 1 को खत्म करेंगे, फिर 2 को, फिर 3। ओके। तो आज की क्लास में मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, यूनिट नंबर 1। और यूनिट नंबर 1 में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, कुछ टर्म्स के बारे में सीखने वाले, कुछ टर्म्स के बारे में सीखेंगे बेसिकली, और कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। और वो फैक्ट्स कैसे जानेंगे, तो कुछ चीजों को ऑब्जर्व करके। और क्या ऑब्जर्व करना है, तो कुछ टेबल्स गिवन है, कुछ डायग्राम्स गिवन है, उनको ऑब्जर्व करना है और उनसे कुछ चीजें निकालनी है कि एक्चुअली वो टेबल क्या कहना चाह रहा है, और वो फैक्ट्स जो आपके रीडिंग्स में लिखा हुआ है, आपके चैप्टर में लिखा हुआ है, और उसका मतलब समझेंगे। क्लियर है? चल, अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं जो टेबल आपके बेसिकली चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं जॉन्स का, और उसमें आपको एक टेबल दिखेगा। सबसे पहला टेबल दैट इज टेबल 1.1। आई होप आपको स्क्रीन पे विजिबल अब आ चुका होगा। मैं थोड़ा इसको क्या करता हूँ, बड़ा कर। चल, सो टेबल को स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमारा काम क्या होता है, कि हमारा काम होता है कि यहाँ पे एक तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को थोड़ा कंपेयर कर। रिच कंट्री कैसे रिच है, क्यों रिच है, पुअर कंट्री कैसे पुअर है, क्यों पुअर है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस हो सकती है। कई सारी चीजें आप मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हो सकता है इनके बीच में टेक्नोलॉजी का डिफरेंस हो सकता है इनके बीच में लेबर फोर्स का डिफरेंस हो सकता है इनके बीच में स्किल का डिफरेंस मतलब रिच के पास ज्यादा स्किल लेबर हो, पुअर के पास थोड़ा कम स्किल लेबर हो सकता है इनके पास जो है नेचुरल रिसोर्सेज का भी डिफरेंस हो, मतलब जो रिच कंट्री है उनके पास थोड़ा ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है, ज्यादा सपोर्टिव रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो पुअर कंट्री उनके पास कम अवेलेबल है। तो कई सारी चीजें हो सकती है, और उन्हीं सब चीजों को हम लोग थोड़ा क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे है, क्यों है, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है? चलिए, तो जैसा कि आपको ये टेबल 1.1 दिख रहा होगा, मतलब चैप्टर नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करें, जिसमें कि पहला टेबल आपको टेबल 1.1 दिखेगा। इस टेबल को पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको एक चीज बता दूं कि इस टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो 2008 के डेटा के हेल्प से गिवन है। तो जब आप इस चीज को अभी के समय करंट सिनेरियो से मैच करोगे तो डेफिनेटली मैच नहीं करेगा, बहुत सारी चीजें आपको ऊपर नीचे दिखेंगी। तो आपको थोड़ा सा 2008 के को लेकर समझना पड़ेगा, मतलब 2008 में जो सिनेरियो थे वर्ल्ड की, उसके अकॉर्डिंग ये टेबल गिवन है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा। ठीक है? चलिए, तो टेबल के अंदर में क्या अवेलेबल है वो बात की बात है। सबसे पहले कुछ टर्म्स के बारे में सीख। सबसे पहला टर्म्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टेबल के अंदर में, पहला एक तरीके से आप देखोगे तो कॉलम नंबर 2 में, दैट इज जीडीपी पर कैपिटा, ये जो इसको मैंने हाईलाइट किया है। ओके, जीडीपी पर कैपिटा क्या होता है, आप ऑलरेडी पहले से आप पता है कि जीडीपी क्या होता है, आपने एकेडमी लेवल क्लास 12th में भी पढ़ा है, सेमेस्टर 2 में भी पढ़ा है, सेमेस्टर 3 वगैरह में, तो जीडीपी की जो कहानी है ये आप करते आ रहे हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊं तो जीडीपी पर पर कैपिटा क्या होता है, तो नॉर्मली हम ऐसा कह सकते हैं कि लेट सपोज अगर मैं अपने कंट्री की बात करूं, तो मेरे कंट्री में जितने पॉपुलेशन है, तो वो हर एक पॉपुलेशन में जो हर एक लोग है, इच इंडिविजुअल कितने अमाउंट का कंजम्पशन कर सकता है, कितने इनकम का कंजम्पशन कर सकता है, वो बताता है जीडीपी पर कैपिटा। मतलब हम मेरे पास मेरे इकोनॉमी की कुछ जीडीपी रही होंगी, जिसको मैंने अपने टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया होगा, और पर पॉपुलेशन कितना कंजम्पशन कर सकता है वो मेरे को बताता है जीडीपी पर कैपिटा, कितने का कंजम्पशन कर सकता है। क्लियर है? चल, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में तो यही मतलब है इसका। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जो जीडीपी पर कैपिटा है ना, ये क्या बता रहा है, एक तरीके से कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा है कि आपके इकोनॉमी में या आपके कंट्री में जो लोग हैं, तो हर एक लोग कितने रुपए का कंजम्पशन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अगर जीडीपी पर कैपिटा ये बताता है, तो ये जीडीपी पर वर्कर ये क्या है, जीडीपी पर कैपिटा एंड जीडीपी पर वर्कर दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जीडीपी पर वर्कर में हम लोग क्या करते हैं, लेबर फोर्स की बात करते हैं। जीडीपी पर कैपिटा में हम लोग पॉपुलेशन को कंसीडर करते हैं, जीडीपी पर वर्कर में हम लोग लेबर फोर्स की बात करते हैं। कहने का मतलब क्या, कि यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारे इकोनॉमी की जीडीपी है, तो वो जो जीडीपी बनी होगी उनमें हर एक लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन होगा। और हर एक लोगों का कंट्रीब्यूशन करने का मतलब, हमारे इकोनॉमी मान लेते हैं मेरे घर में कुछ इनकम जनरेट हो रहा है, तो वो इनकम जनरेट कैसे हो रहा है, किन किन लोगों से हो रहा है, तो वो लोग कौन होंगे, लेबर फोर्स के पार्ट होंगे। मैं चीजें थोड़ा समझाता हूँ आपको। पॉपुलेशन एंड लेबर फोर्स दोनों अलग अलग चीजें होती है, ये आपने सेमेस्टर 3 में पढ़ा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में। लेबर फोर्स इज द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, और हमेशा लेबर फोर्स पॉपुलेशन से या तो कम होगा या तो बराबर होगा। मतलब अगर पॉपुलेशन की क्वांटिटी, मतलब आपके इकोनॉमी का पॉपुलेशन अगर 10 लोगों का है, तो लेबर फोर्स या तो 10 होगा या 10 से कम होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि पॉपुलेशन 10 है और लेबर फोर्स 12 है, नहीं।
हमेशा लेबर फोर्स आपका सबसेट होगा पॉपुलेशन का, वो या तो पॉपुलेशन के बराबर होगा या उससे कम होगा। अच्छा, लेबर फोर्स क्या होता है, तो रिकॉल करते हैं सेमेस्टर 3 को। तो सेमेस्टर 3 जब आपने पढ़ा होगा, तो आपने वहां सीखा होगा कि लेबर फोर्स बेसिकली हमारी इकोनॉमी में, जब मैं पॉपुलेशन की बात करूँ ना, तो पॉपुलेशन में सब आते हैं, बच्चे बूढ़े यंग सब आते हैं। लेकिन लेबर फोर्स में हम उन्हीं लोग को कंसिडर करते हैं जो क्या करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं। अब उनको या तो वो काम कर रहे होंगे, या तो वो काम ढूंढ रहे होंगे, या तो वो एम्प्लॉयड होंगे या तो अनएम्प्लॉयड होंगे। लेकिन लेबर फोर्स के अंदर में वो सारे लोग कंसिडर किया जाएगा जो क्या करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। और जो काम करना चाहते हैं वही तो इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो एक तरीके से क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपको एक प्रोडक्टिविटी साइड्स के बारे में बता रहा है कि आपकी इकोनॉमी में जो जीडीपी बना, उसमें हर एक लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन है। और वो हर एक लोग कौन है, तो लेबर फोर्स का पार्ट है, नॉट पॉपुलेशन। सारा पॉपुलेशन आपके, अगर मान लो तो मैं इंडिया की बात करूँ, तो इंडिया की जो भी जीडीपी बनी होगी, तो उसमें इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है उन सबका योगदान नहीं रहा होगा। उन्हीं का योगदान रहा होगा जो काम करना चाहते होंगे, भले वो काम कर रहे होंगे या तो ढूंढ रहे होंगे। इस चीज को मैं थोड़ा और इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ, ध्यान से देखिए, तो डेट क्या आपको टेबल भी समझ में आए। मैं कुछ चीजें समझा रहा हूँ आपको। मैंने बोला कि लेटर सपोज ये आपका घर है, ओके, कुछ इस तरीके से। और इसमें ना 10 लोग हैं, मतलब जब मैं पॉपुलेशन की साइज बताऊं इस घर का, तो कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। ठीक है, पॉपुलेशन साइज है, ओके। अब मैं कह रहा हूं कि आपके घर की जो पूरी इनकम है, जिसको आप एज ए जीडीपी बताओगे, वो क्या है, तो 100 रुपए है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर पूरे इकोनॉमी की, मतलब पूरे घर की जो आपकी इनकम 100 रुपए है, और पॉपुलेशन साइज आपके घर का 10 रुपए है, तो पर इंडिविजुअल कितना खर्च कर सकता है, ऑन एन एवरेज हर एक इंडिविजुअल कितना कंज्यूम कर सकता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ऑन एन एवरेज हर एक इंडिविजुअल 10 रुपए का कंजम्पशन कर सकता है। मतलब each individual can यूज ऑफ रुपीज 10, या कैन कंज्यूम ऑफ रुपीज 10, ऐसा आप बोल सकते हो, कैन कंज्यूम ऑफ रुपीज 10। तो ये क्या आया, ये जो रुपीज 10 आया, इसी को तो आप कहते हो जीडीपी पर कैपिटा। यही तो आपका क्या है, जीडीपी पर कैपिटा है। कहने का मतलब आपके घर में जितने भी लोग हैं, वो हर एक लोग ऑन एन एवरेज कितना का कंजम्पशन कर सकते हैं। चलिए, तो मैंने बोला कि आपके घर में 10 लोग थे, दोबारा समझते हैं, ठीक है, आपके घर में 10 लोग थे, आपके घर की टोटल इनकम 100 रुपए थी, हर एक लोग 10-10 रुपए को कंज्यूम कर सकते थे, मतलब जीडीपी पर कैपिटा ये। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो 100 रुपए आपके घर में इनकम जनरेट हुआ है, ये किनके वजह से हुआ होगा। तो इन 10 में से जो लोग काम कर रहे होंगे उनके वजह से हुआ होगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि इन 10 में से ना 5 लोग ऐसे हैं जो या तो चिल्ड्रन है, जो काम नहीं कर रहे या काम करना नहीं चाहते हैं, या तो वो ओल्ड एज के हैं। मतलब 5 लोग ऐसे हैं जो लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है, और 5 लोग ऐसे हैं जो लेबर फोर्स का पार्ट है, जो काम कर रहे हैं। तो घर में बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, और यंग भी होते हैं, तो नॉर्मली यंग जनरेशन काम कर रही होती है। तो 5 लोग ऐसे हैं जो कोई काम नहीं कर रहा, काम करना भी नहीं चाह रहा, बट 5 लोग ऐसे हैं जो लेबर फोर्स का पार्ट है। तो कहने का मतलब ये रहा आपके पास क्या, तो लेबर फोर्स का पार्ट। और जो कि मैंने आपको बताया था कि लेबर फोर्स जो होगा वो हमेशा या तो पॉपुलेशन के बराबर होगा या उससे कम होगा। मैक्सिमम 10 हो सकता है या 10 से कम हो सकता है, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। तो मैंने बोला कि आपके घर में ना 10 लोग में से 5 लोग ऐसे थे जो लेबर फोर्स का पार्ट। तो अगर 5 लोग ऐसे थे जो लेबर फोर्स का पार्ट था, और आपकी जो घर की इनकम है वो 100 रुपए है, तो क्या मैं इससे एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ या एक चीज निकाल सकता हूँ कि हर एक लोगों ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया होगा इस 100 रुपए को अर्न करने में। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हर एक लोग, ये जो पांच, सिंपल सी बात है, ये 100 रुपए इन्हीं 5 लोगों से आया होगा। तो इन 5 लोगों से आया होगा, तो इनमें से हर एक इंडिविजुअल ने 20-20 रुपए का कंट्रीब्यूशन दिया होगा। तो ये जो 20 रुपए आया, ये क्या आया है, दिस इज द जीडीपी पर वर्ग। एक तरीके से ये प्रोडक्शन साइड की बात कर रहा होगा, प्रोडक्टिविटी साइड की बात कर रहा होगा कि आपके घर के जो पॉपुलेशन था, उनमें से जो लेबर फोर्स थे जो काम कर रहे थे, उन्होंने कितना जीडीपी में योगदान दिया है। पर लोग, हर एक लोग, ईच इंडिविजुअल कितने, बेसिकली कितने रुपए का जीडीपी में योगदान दिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, जीडीपी पर वर्कर। तो ये एक तरीके से प्रोडक्टिविटी साइड को एक्सप्लेन कर रहा है। और ये जीडीपी पर कैपिटा क्या था, कंजम्पशन साइड को क्या कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था।
ओके। अच्छा, इस एग्जाम्पल से अगर मैं ऐसा समझ रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, कि हमारे इस घर के अंदर में पर इंडिविजुअल 10 रुपए का ही कंजम्पशन कर सकता है, और पर इंडिविजुअल जो है 10-20 रुपए का कंट्रीब्यूशन कर रहा था। पर इंडिविजुअल में वही लोग कर रहे होंगे जो लेबर लेबर फोर्स का पार्ट होगा। तो 20 का कंट्रीब्यूशन कर रहा था, 20 का कंट्रीब्यूशन अगर हर एक लोग कर रहा है, और आपके घर की इकोनॉमी जो है, आपके घर की जो इनकम है वो 100 रुपए ही हो रही है, तो इट मीन्स कि पांच ही लोग क्या कर रहा होगा, कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा। जो कि नॉर्मली ये वाला 500 भी कर रहा है। तो पांच लोग क्या है, लेबर फोर्स का पार्ट है, और बाकी के पांच क्या होंगे, लेबर फोर्स का पार्ट नहीं होंगे, वो नॉर्मल होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हमारे इस एग्जाम्पल से कि हमारे इकोनॉमी में अगर हर एक इंडिविजुअल की पर कैपिटा 10 है और जीडीपी पर वर्कर 20 है, तो हमारे इकोनॉमी में जो भी पॉपुलेशन होगा उनमें से ओनली 50% लोग ही क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। 50% लोग ही प्रोडक्टिविटी में हेल्प कर रहे होंगे, या 50% लोग ही जीडीपी में योगदान दे रहे होंगे। इस एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना? 10 में से तो पांच ही लोग तो काम कर रहे हैं। या सिंपल सी बात है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 100 लोगों को खर्चा, 100 रुपए को खर्चा करने के लिए 10 लोग हैं, जिसमें कि 10-10 रुपए मतलब डिवाइड किया गया, मतलब कि आपके घर में 10 लोग हैं और हर एक लोग 10-10 रुपए को खर्च कर रहे हैं, तो 100 रुपए खर्च हो रहा है। और वो 100 रुपए कमाने के लिए पांच ही लोग मेहनत करके 20-20 रुपए क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो इट मीन्स कि आपके इकोनॉमी के अंदर में पांच ही लोग काम कर रहे हैं, इट मीन्स 50% ही लोग प्रोडक्टिविटी वाला काम कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है इस एग्जाम्पल से? इसी चीज को यहाँ पे समझ, सबसे पहले तो जीडीपी पर वर्कर क्या होता है एंड जीडीपी पर कैपिटा क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। ये एक तरीके से आपको कंजम्पशन के बारे में बताएगा, कंजम्पशन साइड को शो करेगा, और ये एक तरीके से आपको प्रोडक्टिविटी साइड को शो करेगा। क्लियर है? अब ध्यान से, जब मैं लेट सपोज यूनाइटेड स्टेट की बात करता हूँ, जो कि एक रिच कंट्री के अंदर में शो हो रहा है, और यूनाइटेड स्टेट में मैं क्या देख रहा हूँ कि जीडीपी पर कैपिटा जो है इन 2008, वो क्या है, $43,326। और जीडीपी पर वर्कर जो है वो क्या है, $84,771। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ऑन एन एवरेज हर एक लोग जीडीपी में जो योगदान दे रहा है वो दे रहा है 84,000 का, लेकिन हर एक लोग उसी कंट्री के जो हर एक लोग कंजम्पशन कर पा रहे हैं वो 43 का ही कर पा रहे हैं। तो इससे क्या मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि उस कंट्री में 50% लोग ही काम कर रहे होंगे, 50% लोग क्या कर रहे होंगे, काम करके जीडीपी बना रहे होंगे, और उसी जीडीपी को 100% लोगों में जब डिवाइड किया गया होगा, तो वही अमाउंट क्या हो गया, हाफ हो गया होगा। जैसे यहाँ पे कर रहे थे 20 लोग मिलकर क्या कर रहे थे, सॉरी, कुछ लोग ऐसे समझो, कुछ लोग मिलकर 20-20 रुपए योगदान दे रहे थे, तो टोटल आपके घर का जीडीपी, घर का इनकम हुआ 100। तो इट मीन्स कि हर एक लोग अगर 20-20 दे रहे हैं तो मतलब पांच लोग ही योगदान दे पा रहे हैं। लेकिन उसी 100 को जब आपने हर एक लोगों पे बांटा कि कितना कंजम्पशन हो सकता है, तो सबके हिस्से में 10-10 रुपए ही आया। तो इट मीन्स खाने वाले 10 लोग हैं, और उस 10 लोगों में से पांच लोग ही काम कर रहे थे और पांच लोग नॉर्मल थे। तो एक तरीके से 50% ही क्या हो रहा था, प्रोडक्टिविटी, मतलब 50% लोग ही काम कर रहे थे। तो क्या मैं कह सकता हूँ 50% लोग ही यहाँ पे एम्प्लॉयड है, काम कर पा रहे थे इस टाइम पे। तो ये समझ में आ गया। तो जीडीपी पर कैपिटा क्या शो कर रहा है और जीडीपी पर वर्कर क्या शो कर रहा है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का गिवन है, जैसे जापान का गिवन है, जहाँ पे 33,000 जो है वो बेसिकली जीडीपी पर कैपिटा था, एंड 64 जो जीडीपी पर वर्कर था। तो ये भी ऑन एन एवरेज 50% को ही मैच कर रहा होगा। जब मैं पुअर कंट्रीज की बात करूं, तो पुअर कंट्रीज में जैसे कि यहाँ पे चाइना लिया गया है, इंडिया लिया गया है, नाइजीरिया लिया गया है, उगांडा लिया गया है। तो इनमें मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे चाइना की मैं बात करूँ तो ये 10,900 समथिंग करके जो है क्या कर रहे थे, एक तरीके से पर वर्कर कंट्रीब्यूट कर रहे थे प्रोडक्टिविटी में। लेकिन लोग, हर एक लोग कितना बेसिकली कंज्यूम कर सकते थे, 64 करके ही। तो इसका भी ऑन एन एवरेज जो है वो 50, मतलब कुछ ही लोग, मतलब एक तरीके से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज जो है 59, मतलब 60% लोग ऐसे होंगे जो काम कर रहे होंगे चाइना के ओवरऑल पॉपुलेशन का। समझ में आ रहा है? सिमिलरली जब इंडिया की मैं बात करूं, तो 7801, मतलब हर एक इंडिविजुअल, नॉर्मली इंडिया का भी यही सिनेरियो है कि काम जो है बेसिकली बहुत कम लोग, जो जीडीपी में योगदान है वो कम लोगों का है, बट जो खर्च है वो बहुत ज्यादा है। वो अभी भी आपको इसे दिख जाएगा वैसे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2008 के टाइम पे ही 7800 के अराउंड जो है जीडीपी पर वर्कर था, बट जीडीपी पर कैपिटा की जब मैं बात करूँ तो ओनली हर एक के हिस्से में 3,000 ही आता था, 3,000 ही लोग क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो ओनली 39% ही इंडिया का पॉपुलेशन एज ए लेबर फोर्स का पार्ट
काम कर। समझ में आ रहा है? चलिए, तो सबसे पहले तो मैंने दो चीज आपको बताई, जीडीपी पर कैपिटा क्या है और जीडीपी पर वर्कर क्या है, और इन दोनों को देखकर मैं अब किसी भी इकोनॉमी के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को निकाल सकता हूँ, जो कि यहाँ पे आपको मैंने शो करके दिखाया। जैसे नॉर्मल मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया था, उस एग्जांपल से बताया। चल, कहने का मतलब ये कि अगर 20 रुपए जीडीपी पर वर्कर है और 10 रुपए जीडीपी पर कैपिटा है, तो इट मीन्स कि 50% लोग ही क्या कर रहे होंगे, लेबर फोर्स का पार्ट होंगे। अब आगे देखते हैं। ये समझ में आ गया। तो अब ये टेबल क्या सब शो कर रहा है? तो पहले तो जीडीपी पर कैपिटा शो कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का, जिसमें कि जो रिच कंट्रीज हैं उनकी जीडीपी कुछ इस हिसाब से दे रखा है, पर कैपिटा की जीडीपी पर कैपिटा कुछ इस हिसाब से दे रखा है। यूएस का 43 है, जापान का 33 है, फ्रांस का 31 है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और जो पुअर कंट्री है उनका क्या दे रखा है, तो 64 है चाइना का, 3000 है इंडिया का, 1900 है नाइजीरिया का, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जीडीपी पर वर्कर फिर गिवन है, रिच कंट्री का अलग एंड पुअर कंट्री का अलग। और इन दोनों को देखते हुए कैसे हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन निकाल सकते हैं, वो भी मेरे को समझ में आ गया। अब आगे बढ़, अब ये गिवन आपके पास जो फोर्थ कॉलम गिवन है, दैट इज एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, ये बता रहा है कि 1960 से लेकर 2008 तक हर एक कंट्री का जो ग्रोथ था जीडीपी में, वो किस रेट से हो रहा था। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यूनाइटेड स्टेट का 1.6 था, जापान का 3.4 था, फ्रांस का 2.2 था। तो ऑन एन एवरेज ये सारे के सारे 2.5 के आसपास लाई कर रहे हैं, ऐसा आप ऑन एन एवरेज 2.5 इसका आप निकाल सकते हैं। ठीक है। जब मैं पुअर कंट्री की बात करूं, तो आपको पुअर कंट्री में देखिए ध्यान से कि जो ग्रोथ है थोड़ा सा अच्छा है, किसका, चाइना का एज वेल एज इंडिया का। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो इंडिया तीन, मतलब हर एक ईयर 3% का ग्रो है, और चाइना का कितना है, 5.6 का ग्रो है। फिर नाइजीरिया एंड उगांडा का जो ग्रो है बहुत फॉल, बहुत कम। अब ये क्यों कम है, क्या रीजन है, इन्हीं सब चीजों के बारे में आपको अलग अलग तरीके से समझना है। ओके। चलिए, तो आई होप आपको फोर्थ कॉलम में क्या गिवन है वो भी समझ में आ गया। इसके बाद जो फिफ्थ कॉलम है उसको समझते हैं। कहता है ईयर्स टू डबल, इसका क्या मतलब? ईयर्स टू डबल का बेसिकली मतलब है कि किसी इनिशियल टाइम पे अगर आपकी इकोनॉमी की जीडीपी कुछ पर्टिकुलर साइज में थी, तो उस साइज को डबल होने में कितना साल लगा हो। तो कहता है कि यूनाइटेड स्टेट का, मान लेते हैं कोई भी एक बेस ईयर लिया होगा, और उस बेस ईयर में यूनाइटेड स्टेट का जो भी जीडीपी होगा, उसका डबल होने के लिए जो भी अमाउंट होगा, मान लेते हैं यूनाइटेड स्टेट का, मान लेते हैं 1960 लिया गया। ठीक है, 1960 लिया गया। 1960 में यूएस की जो जीडीपी थी, मान लेते फॉर एन एग्जांपल वो था कितना, तो 1 ट्रिलियन, या ऐसा ले लो, 5 ट्रिलियन ले लो। नॉर्मली इतना नहीं था, बट फिर भी नॉर्मली एग्जांपल के लिए मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 5 ट्रिलियन। कहता है कि इसको डबल होने में, अच्छा इसको डबल कब होगा, जब ये 5 से 10 हो जाए, 10 ट्रिलियन हो जाए। तो इसको डबल होने में कितना टाइम लगा होगा, तो कहता है इसको डबल होने में जो टाइम लगा वो लगा 43 ईयर्स। 43 ईयर्स कहने का मतलब 2003 में जो यूएस की इकोनॉमी होगी, वो क्या हुई होगी, डबल हो गई होगी, मतलब 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन हो गई होगी। तो कहता है कि यूनाइटेड स्टेट जो सबसे रिच कंट्री मान लेते पहले स्थान पे लेटेस्ट सपोज आ रहा है, तो उसको 43 ईयर लगा अपने जीडीपी को डबल करने के लिए। जापान को 21 ईयर ही लगा, चाइना को 13 ईयर ही लगा, इंडिया को 24 ईयर लगा। तो इसका क्या मतलब है, अगर यूएस को ज्यादा समय लगा है अपने जीडीपी को डबल करने में, और इंडिया या चाइना को थोड़ा कम समय लगा है अपने जीडीपी को डबल करने में, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इंडिया चाइना बहुत तेजी से यूएस को पकड़ लेगा या यूएस से आगे बढ़ जाएगा? No। क्यों नो? देखो, इसके दो रीजन है। एक तो रीजन में आप एक रीजन से कह सकते हो यस भी, बट एक और रीजन आपको पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना पड़ेगा। किसी भी कंट्री को अपने जीडीपी को डबल करने में, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट या किसी भी पर्टिकुलर साइज को डबल करने में कितना समय लग रहा है, वो डिपेंड करता है कि वो कंट्री किस रेट से ग्रो कर रही है। कहने का मतलब ये है, मैंने बोला कि इन 1960, सेम एग्जांपल में ले रहा हूँ, 1960 में जब मैं यूएस की बात करूं, इसकी जीडीपी साइज क्या थी, तो 5 ट्रिलियन था। और इसको 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन होने में, 10 ट्रिलियन होने में, डबल होने में कितना समय लग गया, तो 43 ईयर्स लग गए। मैं कहता हूं अब इंडिया को जो भी जिसकी जीडीपी साइज होगी उसको डबल होने में मान लेते हैं 24 ईयर लग गए। ठीक है, बेस ईयर कौन सा है, 1960। तो अगर इंडिया को कम समय लगा है
डबल होने में तो डेफिनेटली सी बात है जो इंडिया की ग्रोथ रेट होगी वो यूएस से ज्यादा अच्छा होगी। क्या वो स्टेबल में शो हो रहा है, देख रहे हैं? यस, शो हो रहा है। यूएस की जो ग्रोथ रेट है 1.6 है, इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 3 है। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो इंडिया की ग्रोथ थी वो यूएस की कंपेयर में ज्यादा थी। तो एक तो ये रीजन हो सकता है कि ग्रोथ रेट दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, तो इंडिया थोड़ा ज्यादा स्पीडली ग्रो कर रहा होगा तो तुरंत डबल हो गया, और यूएस थोड़ा धीरे धीरे ग्रो कर रहा होगा तो डबल होने में ज्यादा टाइम लगा। लेकिन एक चीज और भी आपको समझना पड़ेगा, क्या? तो इनिशियल साइज ऑफ योर जीडीपी, ये इनिशियल साइज क्या है? अगर इनिशियल साइज यूएस का 5 ट्रिलियन है तो उसको डबल होने के लिए 10 ट्रिलियन पे पहुंचना पड़ेगा। तो जो चेंज आएगा यूएस का वो कितने का आएगा? 5 ट्रिलियन का आएगा। और अगर इंडिया का इनिशियल साइज, और इंडिया उस टाइम पे थोड़ा कम था, तो लेटेस्ट सपोज ये 1 ट्रिलियन होगा। लेटेस्ट सपोज 1960 में इंडिया का, वैसा तो है नहीं, बट एग्जाम्पल के मान लो कि 1960 में इंडिया का जो जीडीपी था 1 ट्रिलियन का था। तो इसको डबल कब हम काउंट कर लेंगे, कब बोलेंगे कि इंडिया की जीडीपी डबल हो जाएगी? जैसे ही इंडिया का 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन हो जाए, तभी तो बोल देंगे ना कि हाँ इंडिया की जीडीपी क्या हो गई है, डबल हो गई है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 24 साल में इंडिया जो ग्रोथ किया वो ओनली 1 ही ट्रिलियन का तो किया है, और 43 ईयर में यूएस ने 5 ट्रिलियन का ग्रो कर लिया। तो जब आप किसी कंपनी को, सॉरी, किसी कंट्री को ये देखते हो कि कितने समय में किसी पर्टिकुलर अमाउंट को डबल करता है, तो आपको वो पर्टिकुलर अमाउंट का साइज भी देखना पड़ेगा। तो जिसका साइज बहुत कम है वो जल्दी से उसको डबल कर पाएगा, और जिसका साइज बहुत बड़ा है उसको थोड़ा टाइम लगेगा डबल करने के लिए। तो इस चीज को भी आपको पॉइंट ऑफ माइंड में लेकर चलना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलिए, तो आई होप आपको ये भी चीजें थोड़ी समझ में आ गई। तो कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आप डेप्थ में इस पे घुस सकते हो, क्या सब चीजें आप सोच सकते हो। ओके, अगर ये समझ में आ गया, थोड़ा और चीज समझते हैं। क्या समझते हैं, ध्यान से देखो। जो मेरा यूएस है, यूएस की जो जीडीपी है वो क्या है? जीडीपी पर कैपिटा वो 43,000 है, जो कि रिच कंट्री में आता है। जब मैं पुअर कंट्री की बात करूं, मान लेते हैं, मैं अगर इंडिया, नाइजीरिया, उगांडा ये सब की बात करूं, तो 43,000 का अगर मैं 50% निकालूं तो क्या आ जाएगा? 21,500 के आसपास। और इसका फिर से मैं हाफ कर दूं एक तरीके से, या फिर ऐसा करो 43,000 का आप एक तरीके से 10% निकाल लो, वो क्या आ जाएगा? आई थिंक आपका 4300 आ जाएगा। और 4300 का आप और आधा कर दो, लेट अस सपोज ये 2150 ये आ जाएगा। तो एक तरीके से क्या मैं कह सकता हूँ, 2150 इज नथिंग बट अ 5% ऑफ व्हाट? 43,326। मतलब कहने का ये है कि ये जो अमाउंट था 43,326, इसका जब 5% आप निकालोगे तो 2150 के अराउंड आएगा। और 2150 से कम ही है किसका? इन दोनों का जीडीपी पर कैपिटा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि पुअर कंट्री का जो जीडीपी पर कैपिटा है वो रिच कंट्री के कंपेयर में 5% भी नहीं है, 5% से भी कम है, ऐसा कह सकते हैं। चाइना, अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया भी 2150 के आसपास ही लाइक कर रहा है, मतलब 6-7% पे होगा। चाइना थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है, मतलब 10% पे होगा, या 12, सॉरी 10 नहीं, 12% पे होगा, 12-13% पे होगा। तो लेकिन ये दो कंट्री जिसको आप पुअर में लेके चल रहे हो, नाइजीरिया और उगांडा को, तो इनका तो जो जीडीपी पर कैपिटा है वो यूएस के कंपेयर में तो 5% से भी कम है। तो यहाँ से आपका जो ऑथर है एक फैक्ट लिखता है, जो मैं लिखूंगा या जो मैं आपको बताऊंगा तो आप उसको थोड़ा कंपेयर करना, बट इससे मैं ये निकाल समझ पा रहा हूँ क्या, कि जो जीडीपी पर कैपिटा यूएस जो रिच कंट्री का है, और जो जीडीपी पर कैपिटा पुअर कंट्री का है, इनमें ऐसा देखा गया कि जो पुअर कंट्री का, इन दोनों इनमें बेसिकली बहुत ज्यादा वेरासिटी है, एक तरीके से बहुत ज्यादा वेरिएशन है। और वेरिएशन इतना है कि पुअर कंट्री का जो जीडीपी पर कैपिटा है वो 5% से भी कम है इन कंपेयर टू रिच कंट्री। ये साफ साफ दिख भी रहा है। चलिए, अच्छा, कुछ कंट्री ऐसे दिख रहे होंगे जैसे यहाँ पे ग्रोथ मिरेकल्स, कहने का मतलब कुछ ऐसे भी कंट्रीज थी जिनका 1916 में हाल तो बेहाल था, बट बाद में बहुत अच्छा हो गया। मतलब बाद में देखा, मतलब 1960 में बहुत पहले कम होगा, बट 2008 तक आते आते ये बहुत ज्यादा तरीके से ग्रो कर रहा था। और एक तरीके से देखा तो सिंगापुर को जब देखोगे तो वो इवन यूएस से भी अच्छा आ गया, मतलब यूएस से भी ज्यादा इनका जीडीपी पर कैपिटा है, साफ साफ दिख रहा होगा। और इनकी जब ग्रोथ रेट देखोगे
तो ध्यान से देखो, ये ऑन एन एवरेज हर एक कंट्री 4+4 मतलब 4+ के परसेंट से ग्रो कर रहा है, कि उसके एज ए मेडिकल की तरह करेंगे। मतलब यहाँ भी 16, 17, 14 इन्हीं साल में क्या कर रहा है, डबल कर दे रहा है अपने जीडीपी के साइज को। क्लियर है। और कुछ कंट्री ऐसी है जो बहुत डिजास्टर, मतलब उनकी तो मतलब हालत बहुत गंभीर है, बहुत बेकार है, जिसमें कि जिम्बाब्वे को अगर आप देखोगे तो ओनली 135 क्या है, जीडीपी पर कैपिटा। ओके। चलिए, अच्छा एक चीज मैं आपको समझा दूं, ये सब जो गिवन है आपको, ये सारे के सारे डॉलर्स के टर्म्स में गिवन होंगे, मतलब जो भी गिवन बेसिकली क्या किया गया है पहले तो, कि जो एक्सचेंज रेट, जो जीडीपी है पर कैपिटा का, या जो जीडीपी है अलग अलग कंट्रीज का, उसको क्या किया, डॉलर के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया गया। अच्छा, कन्वर्ट करने से एक चीज और दिमाग में ये आता है, क्योंकि मतलब जो भी यहाँ पे आप टर्म देखोगे, ये जितने भी मतलब अगर ऐसा नहीं है कि ये जो इंडिया का 3000 गिवन ये रुपीज में है, नहीं, ये भी डॉलर के टर्म्स में है, मतलब सब डॉलर में कन्वर्ट करके दिया गया। तो मैं एक चीज आपसे बस जानना चाहता हूँ, एक बात बताओ, अगर मुझे किसी दो कंट्री का, अगर मुझे को इंडिया एंड यूएसए लेटर सपोज, इन दोनों के जीडीपी को कंपेयर करना हो तो मैं कैसे करूंगा? अगर मेरे को इन दोनों के जीडीपी को किसी पर्टिकुलर सेम यूनिट से कंपेयर करना हो तो मैं कैसे करूंगा? हो सकता है मैं क्या करूंगा, दोनों के जीडीपी को डॉलर में कन्वर्ट कर लूंगा, या दोनों के जीडीपी को मैं रुपीज में कन्वर्ट कर लूंगा, यही दो ऑप्शन है। और इस चीज को क्या कहते हैं, किसी भी देश के किसी एक देश के करेंसी को दूसरे देश के करेंसी में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट वाला कंसेप्ट। या तो मैं इंडिया के रुपीज को कन्वर्ट कर लूंगा विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज रेट डॉलर में, या तो मैं यूएसए के डॉलर को कन्वर्ट कर लूंगा इंडिया के रुपीज में। लेकिन एक्सचेंज रेट ना हमेशा आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता आपके कंट्री के पोजीशन के बारे में, ये नॉमिनल टर्म्स में तो बता देगा। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ऐसा कहता हूं कि इन एक्सचेंज रेट मार्केट में, अगर एक्सचेंज रेट मार्केट में ये सिनेरियो है कि $1 बराबर 100, अगर ऐसा सिनेरियो है एक्सचेंज रेट मार्केट में, और जो इंडिया की जीडीपी है वो $1000 का है, तो इसको जब मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, डॉलर में, तो इंडिया की जीडीपी कितने की आ जाएगी, ओनली $10 की। और यूएसए की मान लेते कोई ना कोई पर्टिकुलर अमाउंट होगा जो यूएसए की जीडीपी होगी। तो मैंने क्या किया, यूएसए की जो भी जीडीपी थी डॉलर में तो थी ही थी, मैंने इंडिया के जीडीपी को भी डॉलर में कन्वर्ट कर दिया, जो कि अब ये आ गया $10। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूं। तो नॉमिनल टर्म में तो आप इन दोनों को कंपेयर कर पा रहे हो कि इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा है, किसकी जीडीपी अच्छी है किसकी जीडीपी कम है। लेकिन रियल टर्म में आप इसको कंपेयर नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्मली देखा जाए, तो अगर इंडिया की जो वैल्यू है, अगर इंडिया की करेंसी की वैल्यू कम है, तो इट मीन्स इंडिया क्या है, एक चीपर कंट्री है, और यूएस क्या है, एक थोड़ा महंगा कंट्री है। और अगर एक सस्ता कंट्री है और एक महंगा कंट्री है, तो इन दोनों ही जगह पे मैं बास्केट ऑफ गुड्स जो परचेज करूंगा तो उसके लिए अलग अलग अमाउंट पे करना पड़ेगा। मैं नॉर्मली क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसा मुझे पता है कि $1 बराबर ना $100 है, तो जब मैं उस $1 को यूएसए में कोई भी पर्टिकुलर चीज परचेज करता हूँ, मान लेते हैं मैं मिल्क को परचेज करता हूँ, तो मेरे को ना $1 खर्च करने पे यूएसए में मान लेते हैं 2 पैकेट मिल्क मिलेगा। और वही $1 को, $100 को जब मैं इंडिया में परचेज मतलब खर्च करूंगा, तो मेरे को मिल्क का 4 पैकेट मिलेगा। क्या मिलेगा, 4 पैकेट मिलेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि $1 से मेरे को यूएसए में 2 पैकेट मिल्क ही मिल रहा है, और उसी $1 से मेरे को इंडिया में 4 पैकेट का मिल्क मिल रहा है। तो एक तरीके से इंडिया में जो बिजली सामान है, मैं डबल खरीद सकता हूँ इन कंपेयर टू यूएसए। मतलब इंडिया, अगर यूएसए में मेरे को 4 पैकेट दूध परचेज करना होगा तो मेरे को $2 देना पड़ेगा, और उसी 4 पैकेट को अगर मैं इंडिया में परचेज करूँ मिल्क को, तो मेरे को बस $1 ही देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से तो डबल का सिनेरियो चेंज हो गया ना। इस हिसाब से तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि इंडिया में अगर मैं नॉर्मली अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज रेट में देखूं, अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज रेट अगर मैं देखूं, तब तो मैं कहूंगा कि इंडिया की जीडीपी $10 के बराबर है। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू एक टर्म आता है दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी, क्या आता है टर्म, परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसको आप पीपीपी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस देखूं तो इसका क्या मतलब है, ये
बेसिकली क्या कहता है कि आप क्या करो, आपने एक बास्केट ऑफ गुड्स को पहले एक साथ रखो। अब उस बास्केट ऑफ गुड्स को आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में कितने कॉस्ट, मतलब क्या क्या कॉस्ट है उससे कंपेयर करो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में कितने अमाउंट में आप परचेज कर सकते हो उससे कंपेयर। तो अगर ऐसे में कंपेयर करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि $2 खर्च करने पड़ेंगे मेरे को 4 पैकेट मिल्क यूएसए में लेने के लिए, और मैं वही 4 पैकेट मिल्क को इंडिया में $1 में ले सकता हूं। तो इसके अकॉर्डिंग, परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग, मेरी इंडिया की जो जीडीपी है वो क्या है, $20 के बराबर है, मतलब डबल है परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग ना। ध्यान सुनो, अगर मैं $10 को यूज करूँ कहाँ पे, $10 को यूज करूँ यूएसए में मिल्क का पैकेट खरीदने के लिए, तो $1 में मेरे को 2 पैकेट मिलेगा, तो $10 में मेरे को 20 पैकेट मिलेगा। तो मैं $10 यूएसए में क्या कर सकता हूँ, खर्च करके ओनली 20 पैकेट ऑफ मिल्क ले सकता हूँ। और मुझे वही 20 पैकेट अगर यहाँ पे चाहिए, तो $1 में 4 पैकेट दे रहा है, तो मैं $5 पे ये 20 पैकेट ले सकता हूँ। एक तरीके से डबल का डिफरेंस है ना। तो इंडिया में अगर मैं इस $10 को जब मैं खर्च करता तो मेरे को कितना 40 पैकेट मिल जाता ना। और उन्हीं 40 पैकेट को यहाँ पे खरीदने के लिए मेरे को $20 लगाना पड़ता। तो एक तरीके से डबल का डिफरेंस है, मतलब मेरे, अगर मैं नॉमिनल टर्म में अगर मेरी जीडीपी $10 आ रही है, तो जब मैं इसको रियल टर्म में देखूंगा, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में देखूंगा, तो ये $20 के कंपेयर में होगा ना, क्योंकि सामान जो है यूएसए के कंपेयर में यहाँ मेरे को दुगना मिल जा रहा है सेम अमाउंट पे। ठीक है। तो जैसे ही आप अपने नॉमिनल टर्म वाले जीडीपी को परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करोगे ना, तो आपके कंट्री की जीडीपी इंक्रीज कर जाएगी। जो भी सस्ता कंट्री होती है, चीपर कंट्री होती है, उसकी जीडीपी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। तो इस चीज को भी थोड़ा ध्यान आपको लेकर चलना होगा, जब भी आप एक्सचेंज करते हो, जब भी आप इसलिए कंपेयर करते हो, तो आप किस तरीके से कंपेयर कर रहे हो, नॉमिनल टर्म में कर रहे हो या रियल टर्म में कर रहे हो, तो आपको ये दिमाग में ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। ओके, चलिए। तो अगर मैं यहाँ तक समझ में आ गया आपको, तो मैंने आपको क्या बताया कि इस टेबल में हमने क्या देखा कि रिच कंट्री के पास अपना अलग जीडीपी है, जीडीपी पर कैपिटा है और बहुत ज्यादा है। और पुअर कंट्री के पास जीडीपी पर कैपिटा इतना लो है कि वो रिच कंट्री के, मतलब कुछ पुअर कंट्री ऐसे हैं जो रिच कंट्री के 5% से भी कम पे लाई कर रहे हैं। तो जो वेरासिटी है और यू कैन से जो वेरिएशन है इकोनॉमीज में, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज में, वो बहुत ज्यादा है। इतनी बात समझ में आ गई। कुछ कंट्रीज जो है वो नॉर्मल रेट से ग्रो कर रही है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और पुअर कंट्री में कुछ कंट्री ऐसी है जो कि अच्छे रेट से ग्रो कर रही है। अब ये ग्रो किस हिसाब से कर रही है, क्या रीजन है, ये सब हम लोग बेसिकली आगे पढ़ेंगे, और किस तरीके से मेजर करते हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल के तरीके से हम लोग देख सकते हैं, वो हम लोग यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे। लेकिन नॉर्मली इस टेबल से मैं इतना बस क्या चीजें सीख सकता हूँ। तो इससे मैं एक फैक्ट लिख रहा हूँ, फैक्ट नंबर 1, जो आपके बुक में गिवन है इस टेबल के अकॉर्डिंग, और इस जो आपको इसने बताया, इस टेबल ने बताया, उसके अकॉर्डिंग एक फैक्ट आपके बुक में गिवन है। ध्यान से देखिएगा। फैक्ट 1 ये क्या कहता है, ये कह रहा है आपको, देयर इज देयर इज एनर्मस वेरिएशन इन पर कैपिटा, इन पर कैपिटा इनकम अक्रॉस इकोनॉमीज। कहने का मतलब ह्यूज वेरिएशन है, डिफरेंस है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के इकोनॉमीज। ठीक है। आगे लिखता है, द पुअरेस्ट कंट्री, जो सबसे पुअरेस्ट कंट्री है, हैड पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम दैट आर दैट आर लेस देन 5%, लेस देन 5% ऑफ पर कैपिटा, ऑफ पर कैपिटा इनकम इन द रिचेस्ट कंट्री। जो सबसे रिचेस्ट कंट्री है और जो सबसे पुअरेस्ट कंट्री है, जब इन दोनों को मैंने कंपेयर किया, तो मुझे ऐसा दिखा कि पुअरेस्ट कंट्री के पास जो पर कैपिटा इनकम है वो रिचेस्ट से 5% भी नहीं है, 5% से भी कम है। तो ये पहला फैक्ट आपके
बुक में लिखा गया है आपके ऑथर के द्वारा। आई होप आपने इस टेबल के हेल्प से इस चीज को समझा हो। क्लियर है? चलिए, अब दूसरे फैक्ट के लिए कुछ टेबल या कुछ डायग्राम और समझते हैं, जिससे कि मेरे को ये समझ में आ गया कि किस तरीके से इकोनॉमी को, इस टेबल से भी मैं लिख सकता हूँ दूसरा फैक्ट, बट कुछ और डायग्राम कुछ फिगर दे रखा है तो उसको भी समझ। चल मैं निकालता हूँ फिगर नंबर 2। तो मेरे पास यहाँ पे आया, दैट इज, ये रहा फिगर 2। आई होप आपको ये शो हो रहा होगा अच्छे तरीके से। चलिए, सबसे पहले तो ये जो फिगर 1.1 है, अगेन वो टेबल 1.1 था, ये फिगर 1.1 है। ये क्या दे रखा है आपको? ये सबसे पहले तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? स्टैट्स में आपने पढ़ा होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट और उसके पीछे का आप सम टोटल की बात कर रहे हो। ठीक है, याद रखना, मतलब आप सम टोटल की बात कर रहे हो, इस चीज को ध्यान रखना, इस वर्ड पे यूज ध्यान रखना। तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है किसका? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन का बाय जीडीपी पर वर्ग। जीडीपी पर वर्कर, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो कि लोग कितना अर्न कर पा रहे हैं और कितना अपने जीडीपी में योगदान दे पा रहे हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। या आप अगर वर्कर की बात करें तो आप ऐसे समझो कि मैं काम करके मेरे को कितना पैसा मिल पा रहा है, मैं कितना अर्न कर पा रहा हूँ। कब का डेटा है? 2008। और जो मेरे को अर्न मैं कर पा रहा हूँ वही तो मेरा एक तरीके से इनकम का पार्ट होगा। ओके, चलिए। जिसमें कि सबसे पहले जब भी मैं कोई डायग्राम दिखूंगा तो पहले मैं ये देखूंगा कि मेरा एक्स एक्सिस पे क्या गिवन है, वाई एक्सिस पे क्या गिवन है, यूनिट किस क्रॉसपोंड में गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है? जो आपका एक्स एक्सिस है इसमें लिखा गया है जीडीपी पर वर्कर रिलेटिव टू यूएस। जीडीपी पर वर्कर रिलेटिव टू यूएस से क्या बेसिकली मतलब है कि यूएस का जो जीडीपी पर वर्कर था उसको बेस लिया गया है। तो अगर उसको बेस लिया गया है तो कहने का मतलब यूएस में जो भी जीडीपी होगा, यूएस के कंट्री में जो भी जीडीपी होगा, उसको एज आप 100 के से ट्रीट करो, क्योंकि इसी को बेस लिया गया है। मतलब मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री के इनकम को, मतलब मैं अपने इनकम को बेस लेकर चल रहा हूँ। तो मेरी इनकम मान लेते हैं, मैं लेट सपोज 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ। तो मेरी इनकम 1 लाख रुपए है। अब मैं अपने इनकम के बेस पे बाकी अपने दोस्तों के इनकम को मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि मेरे कितने दोस्त मेरे इनकम से कितना परसेंट कम कमा रहे हैं, मेरे इनकम से कितना परसेंट ज्यादा कमा रहे हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मेरी इनकम हमेशा 100 पे रहेगी। ठीक है, चलिए। तो यूएस को बेसिकली एक तरीके से यूएस का जो इनकम, मतलब जो भी जीडीपी रहा होगा उसको एज अ बेस लिया होगा वो हम। तो ऑलवेज यूएस के जो भी लोग होंगे, अगर आप यूएस को बेस बनाकर चल रहे हो तो एक तरीके से आपके इस वाले डेटा में सबसे रिचेस्ट कंट्री यूएस ही था। और यूएस को बेस बनाकर चल रही हो तो मतलब 100 पे जो भी लाई कर रहा होगा वो यूएस के लोग लाई कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी लोग जो यूएस से थोड़ा मैच कर पा रहे होंगे तो वो भी लाई कर रहे होंगे। बट यूएस के जितने भी लोग होंगे सब क्या होगा? 100 पे लाई कर रहे होंगे। अच्छा, ये बात समझिएगा, जीडीपी पर कैपिटा का या जीडीपी पर वर्कर जब हम लोग निकालते हैं या जब बता रहे होते हैं तो हमें किसी हर एक इंडिविजुअल को नहीं, मतलब डायरेक्टली जज नहीं करते। मतलब ऐसा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इंडिया की जो जीडीपी पर कैपिटा है वो 50,000 रुपए है, 50,000 रुपीज है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हर एक लोग 50,000 रुपए कंज्यूम कर रहे होंगे। कुछ लोग 50,000 से ज्यादा भी कर रहे होंगे, कुछ लोग 50,000 से कम भी कर रहे होंगे। ऑन एन एवरेज मैंने बताया कि 50,000 रुपए हर एक लोग खर्च कर सकते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिए। तो मैं यूएस के हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग नहीं देख रहा हूँ, मैं उन सभी को एक साथ देखकर एक मैंने एवरेज निकाल लिया और उसको मैंने एज अ बेस बनाया। तो यूएस के जितने भी लोग होंगे वो सब हमेशा कहाँ लाई करेंगे? यहाँ लाई करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि मैं वाई एक्सिस पे मेरे पास क्या गिवन है। तो वाई एक्सिस पे आपके पास गिवन है परसेंटेज ऑफ वर्कर, नॉट सॉरी, परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन के परसेंटेज, एक तरीके से कितने लोग कितने पर्टिकुलर रीजन में लाई कर रहे हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जो मतलब जब इसकी मीनिंग निकलेगी तब समझेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बाकी नीचे नोट क्या लिखा हुआ है उसको बाद में पढ़ते हैं, पहले नॉर्मली जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास गिवन था, एक्स एक्सिस जान गए, वाई एक्सिस जान गए, और क्यूमुलेटिव जान गए। क्यूमुलेटिव का बेसिकली मतलब ये है कि जब मैं इस 50 पे पहुंच रहा हूँ, इस 50 का बेसिकली मतलब ये है कि यहाँ पे इस 0 से लेकर 50 तक का सम टोटल गिवन होगा कि वर्ल्ड के 50% पॉपुलेशन वहां। क्लियर है? चलिए, अब जल्दी मान लेते हैं मैं इस पूरे फिगर में कहीं पे भी एक पॉइंट आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। लेट सपोज मैंने ये एक पॉइंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट को क्या नाम देंगे? मान लेते हैं थोड़ा और ऊपर ड्रॉ करके, चलो मैंने ये एक पॉइंट ड्रॉ किया, तो मैं इस पॉइंट को क्या नाम दूंगा? इस पॉइंट से मैं क्या इंटरप्रेट कर सकता हूँ ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो क्या मैं इस पॉइंट से, अगर थोड़ा आप एग्री करो, तो क्या मैं इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकता हूँ?
ये पॉइंट ना 60 के अराउंड आ रहा होगा वाई एक्सिस पे, और जब मैं इसको एक्स एक्सिस पे नीचे लेके आ रहा हूँ तो ये 20 से पीछे आ रहा हूँ। ठीक है। तो क्या मैं कुछ इस तरीके से कह सकता हूँ कि वर्ल्ड में 60% लोग ऐसे हैं, वर्ल्ड के पूरे पॉपुलेशन में से 60% लोग ऐसे हैं जो यूएस के जीडीपी पर वर्कर के कंपेयर में 20% से भी कम अर्न कर पा रहे हैं। क्या इसका यही मतलब है कि वर्ल्ड में 60% लोग ऐसे हैं, टोटल लोग में से, टोटल जितने भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उनमें से 60% लोग जो है वो यूएस के जीडीपी पर वर्कर के 20% से भी कम अर्न कर पा रहे हैं। यही इसका मतलब है। क्लियर है। चल, सिमिलरली अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट और ड्रॉ ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा आ जाएगा। मान लेते ये मैंने ड्रॉ किया 81। मान लेते ये 80 ना ऑन 40 पे लाई कर रहा है, कुछ ऐसा ऐसा मान लेते हैं लेट अस सपोज। हालांकि वो 40 से पीछे ही लाई कर रहा होगा, चलो पीछे ही कर लेते हैं, अगर पीछे लाई कर रहा है तो पीछे कर लेते हैं। तो इस वाले पॉइंट का क्या मतलब होगा? इस वाले पॉइंट का बेसिकली मतलब ये होगा कि वर्ल्ड में जितने भी पॉपुलेशन है उनमें से 80% लोग यूएस के जो जीडीपी पर वर्कर है उससे 40%, उसके उनके 40% से भी कम अर्न कर पा रहे हैं। मतलब अब अगर ऐसा मान लो कि 100 रुपए जीडीपी, 100 डॉलर है ऐसा मान लेते हैं, जो यूएस का जीडीपी है ना वो 100 डॉलर पर वर्कर है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वर्ल्ड के जो 60% पॉपुलेशन है ना वो $20 से भी कम अर्न कर पा रहे हैं। ठीक है। अब इस 60 से आगे जब जाएंगे तो 80% आएगा, तो उस 80 में से 60% तो लोग 20 से कम कर पा रहे हैं, बच्चे जो 20 होंगे ये वाला ये प्रोपोर्शन ऐसे लोग होंगे जो 20 से ज्यादा कर पा रहे हैं बट स्टिल 40 से कम कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर 40 से कम कर पा रहे हैं तो सिर्फ क्यूमुलेटिव है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पूरे वर्ल्ड का 80% लोग ऐसे हैं जो यूएस के जो भी जीडीपी पर वर्कर है उसके 40% से भी कम अर्न कर पा रहे हैं, मतलब $40 से भी कम अर्न कर पा रहे हैं। यही बता रहा है ये डायग्राम। चल, अब पढ़ते हैं यहाँ पे कि ये क्या लिखा हुआ। ओके। चल, अब ध्यान से देख यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोला नॉट, बोला अब पॉइंट एक्स वाई इस पर्टिकुलर, जहां पे भी आप कोऑर्डिनेट निकालोगे, मतलब ये जो आपने पॉइंट एक ड्रॉ किया जिसको आप नाम दे देते हो ए, तो ये एक तरीके से एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और वाई की वैल्यू होगी। तो ए पॉइंट एक्स वाई इन द फिगर क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट दैट फ्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज के फॉर्म में मान के चलो, living in the countries with relative GDP per worker less than X is equal to Y। मतलब कि X पे जो भी अमाउंट होगा और Y पे जो भी अमाउंट होगा, में 50% लोग ऐसे हैं जो यूएस के कंपेयर में उसके 20% जीडीपी पर वर्कर से भी कम अर्न कर पा रहे हैं। यही चीज लिखा हुआ है। क्लियर है? जो मैंने समझाया आपको वही चीज यहाँ पे पॉइंट बता रहा है। तो लेस देन इक्वल टू वाई, और ये डेटा 169 कंट्रीज का लिया गया है। ठीक है। चलिए, अच्छा थोड़ा सा अगर मैं इसको अच्छे से समझूं तो क्या मैं कह सकता हूँ इन 2008 मैं ये देख पा रहा हूँ कि जीडीपी पर वर्कर, ध्यान सुनिएगा, जीडीपी पर वर्कर में 20% से भी कम, मतलब यूएस से कंपेरिजन कंपेरिजन में जो यूएस का जीडीपी पर वर्कर था उसका 20% से भी कम लोग जो है वो इतने हैं। कितने हैं? लेटर सपोज ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 20% से कम कितने हैं? अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके जाऊं तो ऑन एन एवरेज आपको 72 या 70% दिख जाएगा। तो कहने का मतलब आप ऐसा समझ पा रहे हो कि वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन होगी उनमें से 70% लोग ऐसे हैं जो यूएस के जीडीपी पर वर्कर के कंपेरिजन में उसके 20% भी नहीं कमा पा रहे हैं, उससे भी कम कमा पा रहे हैं। तो कैसे क्या होगा इसका मतलब? क्या है, मैं इसको टेबल से थोड़ा मैच कर सकता हूँ? ध्यान से देखो, टेबल में मेरे को दिख रहा था कि जो भी पुअरेस्ट कंट्री था, चाइना, इंडिया, ये दोनों के दोनों क्या थे? दोनों की दोनों जो जीडीपी पर वर्कर था वो क्या था? इससे बहुत कम था, 20% तो कम। 84,000 का 20% कितना आएगा? 16,000। चाइना भी 60,000 से कम है, इंडिया भी 16,000 से कम है। तो क्या मैं कह सकता हूँ वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसके पास है? इंडिया एंड चाइना के पास। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इंडिया एंड चाइना और यहाँ के वर्कर यूएस के वर्कर के कंपैरिजन में उसके 20% से भी कम अर्न कर पा रहे हैं। तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ
पॉपुलेशन तो यही आ गया। तो इसलिए आपको ये डायग्राम थोड़ा ना स्टीपर दिख रहा होगा इस रेंज में। मतलब ये जो आपको ज्यादा इस रेंज में, तो 80% पॉपुलेशन इतना ही रेंज में आपको दिख रहा होगा। ये इसलिए ही दिख रहा होगा क्योंकि इंडिया और चाइना इसी रेंज में लाई कर रहे हैं, 20% से कम में ही लाई कर रहे हैं। अगर इसी सेम डायग्राम को अगर आप अभी के सिनेरियो में बनाना चाहोगे, तो अब अभी के समय में इंडिया भी अच्छा ग्रो कर चुका है और चाइना भी अच्छा ग्रो कर रहा है, कर चुका है बेसिकली। तो यही डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। मतलब कि ये स्टार्ट तो यहाँ से होगा, लेकिन ये 20% से आगे आ जाएगा। और जैसे ही 20% से आप इसको आगे लेकर आओगे, फिर इंडिया एंड चाइना वाले जो लोग होंगे, इस 20 और 40 के बीच में लाई कर रहे होंगे। तो मतलब कुछ ऐसा मैं थोड़ा बना रहा हूँ, कुछ ऐसा। और फिर यहाँ से फिर ऐसा चल रहा होगा। मतलब अब जो बेसिकली ये रेंज है इसमें, मतलब ये, मतलब कुछ बड़ा वाला, बड़ा पॉपुलेशन वाला रेंज है जो इंडिया एंड चाइना का है, जो अब 20 से ज्यादा पे आ चुके हैं। जब आप रियल लाइफ करंट सिनेरियो का एग्जांपल देखोगे, करंट सिनेरियो का डेटा देखोगे, यही सेम डायग्राम कुछ ऐसा मतलब शिफ्ट हो गया है। क्लियर है? चलिए, तो ये समझ में आ गया हुआ। तो एक तो ये समझ में आ गया। अच्छा, इसके पीछे का एक चीज क्या हो सकता है कि दोनों, मतलब ये तो समझ में आ गया कि कितना दोनों अलग अलग कंट्री में कितना वेरिसिटी है। और ये भी समझ में आ गया कि जो कंट्रीज के बीच में जो वर्कर, अलग अलग देश में जो वर्कर काम कर रहे हैं, वो कुछ इस हिसाब से समझो कि अगर मान लेते हैं कि यूएस के यूएस के वर्कर को 100 रुपये कमाने में, 100 रुपये कमाने में अगर एक दिन लगता है, और मैं, मेरा इंडिया में जो है यूएस के वर्कर के कंपेयर में मैं 10% ही कमा पा रहा हूँ, तो इसी 100 रुपये कमाने में मेरे को इंडिया में 10 दिन काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक दिन में यहाँ 10 रुपये ही कमा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को उसका 10% ही जीडीपी पर वर्कर है। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या मैं कह सकता हूँ कि जो पुअर कंट्रीज है, यहाँ पे लोगों की जो अर्निंग है, जो बेसिकली इनकम है, वो कम है इन कंपेयर टू रिच कंट्री के। और ऐसा भी मैं कह सकता हूँ कि जितना अमाउंट मेरे को रिच कंट्री में कमाने में समय लगेगा, जितना भी अमाउंट को जितना समय लगेगा, उससे कई गुना ज्यादा समय मेरे को पुअर कंट्री में देना पड़ेगा। आप ऐसा भी इसमें इंक्लूड निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी चीज को एक और डायग्राम में मैं शो कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मतलब एक और मैं बेसिकली मैंने डायग्राम लिया है। सेम चीज है, बट थोड़ा सा यहाँ पे दो डिफरेंट टाइम पीरियड की बात हो रही है। क्या सब? सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो ब्लैक कलर का डार्क, बेसिकली ब्लैक डार्क के अंदर में जो आपके पास बॉक्स खड़े हैं, बिल्डिंग खड़े हैं, वो 1960 का डेटा है। और जो ग्रे कलर का नॉर्मली हल्का शेड में, वो 2008 का डेटा है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर सिंस बॉक्स बॉक्स प्लॉट बना हुआ है, तो डेफिनेटली एक डिस्क्रीट डेटा होगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो मतलब कम्युनिटी नहीं है, डिस्क्रीट डेटा है। और इसमें क्या सब गिवन है, तो मैं थोड़ा इसको अगर बड़ा कर दूं, थोड़ा आपको अच्छे से विजिबल हो, तो ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो इसमें गिवन क्या सब है, तो अगेन इस एक्स एक्सिस पे जीडीपी पर वर्कर गिवन है रिलेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, मतलब यूनाइटेड स्टेट का एक बेस लिया गया होगा। और वाई एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन गिवन। ठीक है, आप ध्यान देखिए। सबसे पहले जब मैं इस पे आऊँ, 0 से 10, 0 से 10 का बेसिकली मतलब क्या है कि वो सभी लोग जो जीडीपी पर वर्कर यूएस के जो भी बेस अमाउंट है, उसके कंपैरिजन में 10%, 0 से 10% के बीच में लाई कर रहे हो। एग्जाम्पल की हेल्प से, अगर यूएस की जो जीडीपी पर वर्कर है $100 की, तो मैं 0 से लेकर $10 पर वर्कर जीडीपी जिस जिस भी लोग अर्न कर रहे होंगे, उन सभी की मैं बात कर रहा हूँ इस रेंज में। और इस रेंज में मैं क्या देख रहा हूं कि 1960 में 60%, वर्ल्ड के 60% प्लस लोग जो है इसी रेंज में लाई कर रहे थे। इसका मतलब क्या है कि इन 1960 वर्ल्ड के 60% प्लस लोग जो है यूएस के जीडीपी पर वर्कर के कंपेयर में 10% से भी कम अर्न कर रहे थे, मतलब 0 से 10% के बीच में अर्न कर रहे थे। और ये बॉक्स इसलिए 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन में गया है क्योंकि यहाँ पे इंडिया और चाइना का जो पॉपुलेशन होगा वो लाई कर रहा होगा, जैसा कि एग्जाम्पल टेबल में मेरे को दिखा। ठीक है। और यही चीज जब मैं 2008 में देखता हूँ, तो 2008 में मैंने क्या देखा कि यही चीज थोड़ा फॉल किया गया। फॉल मतलब क्या गया कि इन 2008 में ओनली 45% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ही जो है वो 0 से लेकर 10 के बीच में लाई कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि कुछ कंट्री जो पहले थोड़ी पुअर थी, या जो कुछ कंट्री जो पहले थोड़ा कम था,
वो अब ग्रो कर रहा है, मतलब डेवलपिंग कुछ कंट्रीज डेवलप कर रही है, जो बेसिकली इससे कटकर इसमें आ चुकी है इन 2008 में। क्लियर है? जब मैं 10 एंड 20 के क्रॉसपॉन्ड में जाऊं तो मैंने 10 एंड 20 में क्या देख रहा हूँ? 10 एंड 20 का बेसिकली मतलब क्या है? सबसे पहले ध्यान से देखिए, सुनिएगा। ये एक्स एक्सिस पे 10 एंड 20 का क्या मतलब है? कि अगर यूएस का जीडीपी पर वर्कर $100 है, तो $10 से $20 जीडीपी पर वर्कर कितने लोग अर्न कर रहे होंगे? तो मैं क्या देख रहा हूँ कि 1960 में ओनली 10% से भी कम लोग इसके बीच में लाई कर पा रहे थे, बट 2008 में कितने हो गए? 30% हो गए। इसका क्या मतलब है? कि जो यहां से ये चीज कटा, वो यहां पे आया होगा। समझ में आ रहा है? और ऐसे आप कह सकते हो कि जो पहले कम था, मतलब जो बेसिकली 10 से 20 के बीच में 1960 में ये कम था, तो इसकी नॉर्मल अमाउंट, जो जो जितना अमाउंट कम था वो यहाँ पे रहा होगा, वो कट के आप क्या हो गया? बेसिकली यहाँ पे आ गया होगा, इस वाले रेंज में। थोड़ा और तरीके से समझो, देखो इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे समझना। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब मैं 1960 में था ना, तो 1960 में 60% लोग जो है $10 से भी कम अर्न कर पा रहे थे। मतलब हर एक लोग जो है $10 से कम अर्न कर पा रहे थे काम करके। और 2008 में वही चीज 45% पे आ गया। और 10 से 20 के बीच में 1960 में कम ही लोग ऐसे थे जो 10-20 के बीच में लाइक कर रहे हैं, बट 2008 में इसका जो बेसिकली क्या कहते हैं, एवरेज वो बढ़ा है। तो एवरेज बढ़ा है, इसका मतलब क्या है? कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर गई है, जो बेसिकली जो पहले इस रेंज में लाई कर रही होगी, 0 से 10 के बीच में लाई कर रही होगी, वो अब वो 10 से 20 के बीच में आ गई होगी। जो कि एग्जाम्पल आपका चाइना है, चाइना अब 10 से 20 के बीच में आ गया होगा। इंडिया लेकिन अभी भी 10 से बिलो ही है। इंडिया अभी भी 9 के आसपास ही होगा। पहले 5 पॉइंट समथिंग के आसपास था, अभी भी आई थिंक 10 के नीचे ही होगा। पर टेबल अगर देख लेते हैं 2008 में इंडिया का, यहाँ देख लेते हैं। तो 2008 में इंडिया का अगर आप देखोगे, तो देखो यूनाइटेड स्टेट का जीडीपी पर वर्ग कितना? 84, और इंडिया का 7,800। तो ये 10 से कम ही है ना? दिख रहा है? बस चाइना देखो 10 से ऊपर चला गया। एक तरीके से मैं क्या बता पा रहा हूँ कि ये जो बॉक्स आपको दिख रहा होगा, ये जितना भी बॉक्स ऊपर हुआ होगा 2008 में, ये चाइना की पॉपुलेशन इसमें कन्वर्ट हो गए होंगे, और इंडिया आज भी किसमें होगा? इसमें होगा, जो 2008 में, मतलब वो इसी कैटेगरी में आ रहा होगा। हर एक हर एक कैटेगरी में, हर एक इंटरवल में, जीडीपी के इंटरवल में दो कैटेगरी दिया गया है। एक तो 2000 1960 का, और एक 2008 का। सो इंडिया अभी भी 2008 में भी ये 0 से 10 के बीच में ही लाई कर रहा होगा। बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या, सुनना। डिफरेंस ये है कि 1960 में इस 0 से 10 के बीच में इंडिया का 5% के अराउंड था, और 2008 में अब इंडिया का क्या हो गया होगा? 9% के अराउंड हो गया होगा। लेकिन जब मैं चाइना की बात करूं, तो चाइना 1960 में 0 से 10 के बीच में लाई कर रहा था, बट वो अब 2008 में 10 से 20 के बीच में आ गया होगा। तो चाइना क्या हुआ होगा? चाइना एक तरीके से इससे, इस ब्लैक वाले से कटा होगा, तो ब्लैक वाला देखो कम हो गया, और इस ग्रे वाले में ऐड हो गया होगा। और इंडिया इस ब्लैक वाले में कटा होगा, और इसी 0 से 10 के ग्रे वाले में ऐड हो गया होगा। मैं दो अलग अलग टाइम का कंपेयर कर रहा हूँ। मैं एक तो चाइना को ले रहा हूँ, और मैं इंडिया को ले रहा हूँ। मैं रफली फिगर बता रहा हूँ। चाइना का 1960 में जो ग्रोथ रेट था, जो नॉर्मली एक तरीके से आप बोल सकते हो नॉर्मल ग्रोथ रेट जो था, वो 0 से लेकर, मान लेते हैं एक तरीके से 8% का था। ऐसा आप मान लो 1960 में 8% का था। और 2008 में, जो कि अभी आपने डेटा देखा, 2008 में जो अभी आपने ऊपर जस्ट डेटा देखा, कि 2008 की जब मैं इस डेटा को देख रहा हूँ, तो चाइना का जीडीपी पर वर्कर है 10,938, जो कि 84,000 के कंपेयर में 10% से एबव है। तो ऑन एन एवरेज मान लेते हैं 12-13% है। तो मैंने बोला 2008 में जो चाइना है वो 13% पे पहुंच गया। अब जब मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया 1960 में कितना था? तो वो 5% था, लेट अस सपोज। 2008 में जब ऊपर की आप डेटा देखोगे, तो मान लेते हो वो 9% पे आ गया। अब इस चीज को इसमें प्लॉट करते, जब मैं 1960 की बात करूं, तो बताओ चाइना 1960 में कहां पे ला कर रहा है? 0 से 10 के बीच में। 1960 में 0 से 10 के बीच में। और इंडिया कहाँ पे ला कर रहा है? वो भी 0 से 10 के बीच में। तो इसलिए 1960 में जो पॉपुलेशन का साइज, मतलब बॉक्स है, वो बहुत बड़ा बन गया।
ये जो पहला बॉक्स आपको दिख रहा होगा, जिसको लेटर सपोज अगर मैं येलो कलर से बता रहा हूँ, ये वाला बॉक्स, जिसको मैं मान लेते रेड कलर से बता रहा हूँ, ये वाला बॉक्स, इसमें चाइना और इंडिया दोनों के पॉपुलेशन 1960 में लाई कर रहे हैं। जब मैं 1960 से 2008 में आया तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जो 2008 में जैसे ही मैं आया हूँ, तो जो चाइना है वो 13% पे आ चुका है। तो जैसे चाइना 13% पे आया 2008 में, तो कहने का मतलब इस ब्लैक बॉक्स में से कुछ पॉपुलेशन कटा होगा, और वो 2008 में 2008 के लिए जो ग्रे बॉक्स है उसमें ऐड हो गया होगा। तो कौन से इंटरवल में आया होगा, इस 10 से 20 वाले में, तो ये ग्रे वाला थोड़ा बढ़ गया, इसमें चाइना आ गया होगा। और जब मैं 2008 का इंडिया का मैं कंपेयर करूं, तो इंडिया ग्रो तो किया बट स्टिल वो 9% तक ही ग्रो कर पाया है, स्टिल वो 0 से 10 के बीच में ही लाई कर रहा होगा। और 2008 का डेटा वो ग्रे वाला बॉक्स बता रहा है, मतलब ये वाला बॉक्स बता रहा है, तो इसमें इंडिया लाई कर रहा होगा। तो इंडिया आज भी 0 से 10 के बीच में ही है। फर्क बस इतना है कि 1960 के टाइम पे ये ब्लैक वाला शो कर रहा है, और 2008 में ये ग्रे वाला शो कर रहा है। चाइना पहले इसमें था, अब इसमें था। अकॉर्डिंग टू दैट गिवन डेटा मैं इस चीज को कंक्लूड कर सकता हूँ। क्लियर है? जब मैं लास्ट इस वाले टर्म में आऊँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, मतलब ये जो सबसे पीछे यहाँ पे है 90 से 100 में, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 1960 के टाइम पे ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि 90% से 100% जीडीपी पर वर्कर में कितने 10% से कम पॉपुलेशन लाई करते थे। और 2008 में उससे भी ज्यादा और भी कम हो गए। तो इसका मतलब क्या कि 2008 आते आते कुछ ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी कंट्रीज थी जिसके जीडीपी पर वर्कर थोड़ा ज्यादा था, वो अब क्या होगा, कम हो चुका होगा। यस, हो सकते हैं वो इधर शिफ्ट कर गए होंगे। तो ये एक तरीके से समझा रहा है। एक तरीके से आप इस चीज को समझ रहे हो, तो कहने तो इसी यही बता रहा है कि कितनी मतलब डाइवर्सिटी, कितनी वेरिएशन है अलग अलग इकोनॉमी में, अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमीज में। और जब मैं जीडीपी मतलब ग्रोथ की बात करूं, तो ग्रोथ में भी क्या है, वेरिएशन है बहुत ज्यादा। अलग अलग रिच कंट्री अलग तरीके से वेरिएट कर रही है, जो पुअर कंट्री वो अलग तरीके से वेरिएट कर रही है। तो यहाँ से ना एक फैक्ट और लिखा गया, यहाँ से लिखिए, मैं फैक्ट नंबर 2 लिख रहा हूँ अपने के लिए। फैक्ट 2, आपको हर एक फैक्ट पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। फैक्ट 2 क्या कहता है, जो रेट है ना, तो ऑफ इकोनॉमिक रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वैरी सब्सटेंशियली अक्रॉस कंट्री, अक्रॉस कंट्री। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, वो भी उसमें भी वेरिएशन बहुत ज्यादा। देखो पहले वाले जो मैंने फैक्ट बताए थे और दूसरे वाला जो मैंने फैक्ट बताया, इनमें डिफरेंस है थोड़ा। पहला वाला फैक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग कंट्री में कोई कंट्री बहुत अमीर है, कोई कंट्री बहुत कम है। और दूसरा वाला फैक्ट एक ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, कि जब आप ग्रोथ को कंपेयर कर रहे हो, तो अलग अलग कंट्री जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग रेट से ग्रो कर रही है। तो ये जो रेट है ग्रो का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का, उनमें भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं, उनमें भी बहुत वेरिएशन। तो ये कहना है आपका फैक्ट नंबर 2। क्लियर है? तो आई होप आपको टेबल डायग्राम जो एक्सप्लेन करना चाहता था वो आपको समझ में आया। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अगर ये समझ में आ गया हो, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। हम लोग सेकंड फैक्टर की पढ़ेंगे आज की क्लास में, जिसमें हम लोगों ने फैक्ट नंबर 1 में ये देखा कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर में जो बेसिकली क्या कहते हैं, जीडीपी पर वर्कर का जो डिफरेंस है, जीडीपी का जो बेसिकली डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। रिच कंट्री और पुअर कंट्री को जब मैं कंपेयर करूँ, तो पुअर कंट्री के पास इनफैक्ट रिच कंट्री के कंपेयर में 5% से भी कम जीडीपी पर वर्कर है। और फैक्ट नंबर 2 कहता है कि जो ग्रोथ हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो भी बहुत ज्यादा वेरिएशन है अलग अलग कंट्री का, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। ओके, चल। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। तो अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ में यहाँ पे एसआईजी क्लासेस में इनरोल करना हो, तो आप 6203360410 इस वाले नंबर पे बाकी के डिटेल्स आप ले सकते हो। बाकी अगर कोई और भी क्लासेस अपलोड करनी होगी तो मैं अपलोड करूंगा, और कोई डाउट हो तो आप मेरे को इसी नंबर पे अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हो। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन।